गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का फोर्थ लेक्चर है। हम लोगों ने अभी तक जो 3 लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जानकारी ली बेसिक्स के बारे में। जो 3 प्रिंसिपल्स हैं उसको हम लोगों ने समझे, ठीक है। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने सीआरडी को, जो कम्प्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन है, सीआरडी को डिटेल में पढ़ा विद एग्जाम्पल और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व किए। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने आरसीबीडी को डिटेल में पढ़ा और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व किए। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि फोर्थ लेक्चर में पोस्ट हॉक टेस्ट पे लेने वाला हूँ। ये लेक्चर उसी पे बेस्ड होगा। मैंने ये भी बताया था कि पोस्ट हॉक टेस्ट क्यों ज़रूरी है। मैं इस लेक्चर में की शुरुआत में ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं ये लेक्चर क्यों बना रहा हूँ और पोस्ट हॉक टेस्ट क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। आपने अभी तक क्या समझा? आपने समझा कि कोई भी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हो, और भी जितने, ये तो 2 एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हमने पढ़े हैं अभी तक, अभी 7-8 एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पढ़ने हैं। जितने भी बचे हुए एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हैं सबका हम लोग एनोवा करेंगे। एनोवा के बाद हम लोग क्या टेस्ट करते हैं? एनोवा में हम लोग क्या टेस्ट करते हैं? वी टेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटमेंट। यही टेस्ट करते हैं ना कि ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंट डिफरेंट है कि नहीं। इफ़ ट्रीटमेंट इज सिग्निफिकेंट, मतलब इसका क्या हुआ? मीन्स देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस प्रेजेंट बिटवीन मीन्स ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। समझिए, एनोवा का जो हम लोग नल हाइपोथेसिस लेते हैं वो होता है कि देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस प्रेजेंट अमंग ट्रीटमेंट, यही लेते हैं। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो होता है वो क्या होता है? देयर इज एट लीस्ट देयर इज significant differences present in at least 2 present between at least 2 ट्रीटमेंट। इसका मतलब समझिए, कहने का मतलब ये है, इनोवा से हमें ये पता चलता है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस प्रेजेंट है ट्रीटमेंट के बीच में। लेकिन ट्रीटमेंट के बीच में जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस प्रेजेंट है वो कैसे प्रेजेंट है? अगर हमारे पास 5 ट्रीटमेंट है, मानो हमारे पास 5 ट्रीटमेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो फर्स्ट सेकेंड से सिग्निफिकेंट डिफरेंट है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? फर्स्ट थर्ड से सिग्निफिकेंट डिफरेंट है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? फर्स्ट फोर्थ से सिग्निफिकेंट डिफरेंट है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? सेकेंड थर्ड से सिग्निफिकेंट डिफरेंट है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? थर्ड फिफ्थ से सिग्निफिकेंट डिफरेंट है या नहीं। मतलब जो पेयर वाइज डिफरेंसेस हैं वो कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, एनोवा से ये पता नहीं चलता, ठीक है। तो इसी को पेयर वाइज जो डिफरेंसेज हैं उसको पता करने के लिए हम लोग पोस्ट हॉक टेस्ट करते हैं, ठीक है। पोस्ट हॉक टेस्ट वो मेथडोलॉजी है जिससे हम ये पेयर वाइज कंपेरिजन कर पाते हैं अमंग ट्रीटमेंट कि कौन किससे कितना सिग्निफिकेंट है, कौन किससे सिग्निफिकेंट डिफरेंस रखता है, ठीक है। एनोवा सिर्फ हमें ये बताता है कि जो 5 ट्रीटमेंट है, इस केस में देखिए 5 ट्रीटमेंट है, अगर ये सिग्निफिकेंट है एनोवा ट्रीटमेंट के लिए, तो इसमें से एटलीस्ट कोई 2 ट्रीटमेंट के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कौन किसके किसके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस होगा। मेरी बात समझे? तो इसको जानने के लिए हमें पोस्ट हॉक टेस्ट
करना पड़ता है। तो आई आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पोस्ट हॉक टेस्ट क्यों करना होता है। ठीक है, टू फाइंड आउट पेयर वाइज सिग्निफिकेंस बिटवीन ट्रीटमेंट्स। ओके, जितने भी ट्रीटमेंट हैं उनके बीच में पेयर वाइज सिग्निफिकेंस टेस्ट करने के लिए हम लोग पोस्ट हॉक टेस्ट करते हैं कि वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं। ओके, तो इसमें जनरली 3 तरह के टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे। एक फर्स्ट होगा LSD, सेकेंड होगा टकी टकी मेथड, और थर्ड होगा DMRT। ठीक है, तीनों टेस्ट को एक एक करके हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं LSD को। LSD का फुल फॉर्म होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस। इसी को हम लोग फिशर्स LSD टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो LSD टेस्ट को ही हम लोग फिशर्स LSD टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो चलो, तो हम लोग अभी जानते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या अभी तक समझा है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मान लो कोई CRD है, CRD डिजाइन है, इसका हम लोग करते हैं एनोवा सिग्निफिकेंस टेस्ट करते हैं फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंट डिफरेंट है फिर हम लोग क्या करेंगे, कंपेरिजन LSD टेस्ट लगाएंगे फिर इसके ऊपर। ठीक है, तो एनोवा से हमें क्या क्या मिलता है। पहला हमें मिलता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर, और टोटल सम ऑफ स्क्वायर मिलता है। दूसरा मिलता है हमें सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट और मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। तीसरा हमें क्या मिलता है, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर और मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। ठीक है, ये हमें मिलते हैं। LSD एक सेकेंड, ये क्या हो गया, इसको सीधा लिखने दो यार। पहला क्या मिलता है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। दूसरा क्या मिलता है, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट और मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। तीसरा क्या मिलता है, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर और मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। तो ये हमारे पास, ये वैल्यूज हमारे पास होते हैं। हमें सारा डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम सारा पता होता है। ठीक है, इन सारे डिटेल्स का उपयोग हम लोग करके LSD टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं इसके प्रोसीजर पे। ठीक है, को DF। ठीक, चलो LSD करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इसको ऐसे समझो और आसानी से समझ में आएगा। इसको हम आपको ऐसे समझाते हैं और आसानी से समझ में आएगा। जैसे मान लो आपके पास ट्रीटमेंट है T1, T2, T3, T4। ठीक है, अब ट्रीटमेंट है तो उसका हो सकता है, मान लो रेप्लिकेशन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, 3 रेप्लिकेशन है। मान लो ये CRD डिजाइन है और उसमें सिर्फ 3 रेप्लिकेशन है हर एक ट्रीटमेंट के, तो यहाँ पे इसके वैल्यूज़ होंगे, ऑब्जर्वेशन के जो वैल्यूज़ होंगे वो होंगे। ठीक है, अब समझो, तो यहाँ पे आएगा आपके पास ट्रीटमेंट टोटल, यही लिखते थे। अब इसमें एक और कॉलम आप ऐड कर दो मीन का। ट्रीटमेंट टोटल और मीन में क्या आता है, टोटल को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एप्लीकेशन से तो मीन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास, हम यहाँ पर आपको फर्स्ट ट्रीटमेंट का जो मीन है उसको लिखते हैं T1, सेकेंड का T2, थर्ड का T3, फोर्थ का T4। ठीक है, हम लोगों ने मीन निकाल लिया। अब ये मीन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, लेट सपोज
हमें कहा जाए, क्वेश्चन है कि टेस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन ट्रीटमेंट बिटवीन मीन ऑफ ट्रीटमेंट 1 एंड ट्रीटमेंट 2 थ्रू बाय LSD मेथड। ठीक है, ये सवाल है। तो हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मीन का डिफरेंस ले लेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोग T1 और T2 को माइनस कर देंगे, मोड लगा लेंगे, जो भी माइनस करने के बाद जो माइनस साइन है हट जाएगा। ठीक है, दूसरा जो इसका है तरीका, वो दूसरा क्या है, दूसरा प्रोसीजर सेकंड, हम लोग LSD निकालेंगे। LSD निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये है, T अल्फा बाई 2 एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम रूट अंडर मीन सम ऑफ स्क्वायर मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर 1/n1 प्लस 1/n2। अब यहाँ पे T अल्फा बाई 2 क्या है, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, मीन सम ऑफ स्क्वायर क्या है, N1 और N2 क्या है, ये आपको मैं समझाता हूँ अभी। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे T अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 इसलिए रखते हैं ना क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है। ठीक है, तो अल्फा बाई 2 एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब यहाँ पर टी जो अब टी टेबल है उसमें अल्फा बाई 2 वैल्यू पे एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम वैल्यू पे जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे पुट करना है। इसका जो वैल्यू है वो यहाँ ये है। ठीक है, ये क्या है, अल्फा बाई 2 और एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो उसका जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पुट करना है। ठीक है, MSE जो मीन सम ऑफ स्क्वायर है ये आपको एनोवा से मिलेगा। ठीक है, और N1 जो है वो है नंबर ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ T1 ट्रीटमेंट, और N2 जो है नंबर ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ T2 ट्रीटमेंट। जिस केस में सेम है, मान लो अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है उसमें 3 ही हैं दोनों, T1 और T2 का रेप्लिकेशन। तो जिस केस में सेम है तो आप सेम डाल दो, अलग अलग है तो अलग अलग डाल दो। ठीक है, तो ये आपका LSD का फॉर्मूला है। ठीक है, ओके। अगर ये दोनों कैलकुलेट किए, ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अगर ये जो T1 माइनस T2 का ये जो वैल्यू है ये ज़्यादा आ जाता है LSD से, इस केस में जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। अब नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है यहाँ पर कि नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस प्रेजेंट बिटवीन T1 एंड T2, बिटवीन मीन ऑफ T1 एंड T2 जो भी है। और अल्टरनेट क्या है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस प्रेजेंट बिटवीन मीन ऑफ T1 एंड T2। ठीक है, यहाँ नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा और अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। इससे आप क्या समझते हो? ये टेक्निकल बातें हैं। कुल मिला के बात ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ये डिफरेंसेज आया, जो T1 और T2 आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। ठीक है, इस केस में, इन दिस केस T1 एंड T2 आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। ठीक है, अगर इसका उल्टा होता है, ये फर्स्ट केस है, अगर इसका उल्टा होता है कि T1 माइनस T2 LSD से कम आता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उल्टा हुआ, H0 एक्सेप्ट हो जाएगा। समझे? तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस प्रेजेंट बिटवीन T1 एंड T2, बिटवीन मीन ऑफ T1 एंड T2 जो भी आप कह लो। ठीक है, समझे? तो LSD टेस्ट सिंपली यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, सिंपल है। लेकिन इसके बारे में कुछ और जानकारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या है वो जानकारी एलएसडी टेस्ट के बारे में? ये काफ़ी लीनियंट टेस्ट है, इसको क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल टेस्ट इसको कह सकते हैं अपन लोग, क्या कह सकते हैं? वेरी लिबरल टेस्ट है ये। इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर मल्टीपल कंपैरिजन। ये क्या है, इसको आप बहुत ध्यान से समझो, ये इसका क्या मतलब है, ये बहुत ज़रूरी बात है ये, ठीक है? क्यों ऐसा है? बिकॉज इट डोंट, इसको ऐसे सिंपली लिखो, बिकॉज इट डजंट adjust alpha level needed to achieve significance in order to account for multiple testing। ये अल्फा लेवल को एडजस्ट नहीं करता है, समझो मेरी बात। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अमंग 5 ट्रीटमेंट T1 और T2 को टेस्ट करें कि T1 और T2 आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं। अगर हमें ये टेस्ट करना है T1 T2 के साथ सिग्निफिकेंट डिफरेंट है या नहीं, T1 T3 के साथ, T1 T4 के साथ, T2 एक साथ अगर हमको इतने मल्टीपल कंपेरिजन करने होंगे, उसके लिए ये टेस्ट सही नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो अल्फा लेवल को एडजस्ट नहीं करता है, जो कि ज़रूरत होता है आपको, जो बहुत ज़रूरी होता है आपको, जो को ये अल्फ़ा लेवल जो है इसको एडजस्ट नहीं करता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है मल्टीपल टेस्टिंग, मतलब मल्टीपल कंपैरिजन के लिए, ठीक है? ओके, इसकी एक बहुत अनोखी बात ये भी है, ये डू नॉट प्रॉपर कंट्रोल टाइप 1 एरर। ये टाइप 1 एरर को प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाता। इसका क्या मतलब हुआ? बिकॉज इट ईजली फाइंड सिग्निफिकेंट difference even when they may not truly exist। समझे? ये टाइप 1 एरर को कमिट करता है। एलएसडी टेस्ट टाइप 1 एरर को ऑफनली कमिट करता है। क्यों? क्योंकि वो अल्फा लेवल को एडजस्ट नहीं कर सकता है मल्टीपल कंपैरिजन के लिए। तो आप मल्टीपल टेस्टिंग के लिए, जब आप लोग मल्टीपल कंपैरिजन करेंगे तो उसके लिए मल्टीपल टेस्टिंग करना पड़ेगा, तो वो अल्फा लेवल को एडजस्ट उस समय नहीं कर पाता है। तो ये जहाँ ये इजीली आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंट बता देगा। कोई अगर दो ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं भी है तो ये बता देगा सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। तो ये इसी को हम लोग टाइप 1 एरर कहते हैं, ठीक है? तो आप ये समझो कि ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं इस यू कैन से कि टेस्ट के, ठीक है? इसी ड्रॉबैक के वजह से टकी और DMRT आए हैं। तो हम ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि LSD क्या है, उसको कैसे हम लोग निकालते हैं। अब ये तो थ्योरी पार्ट है ना, अब इसको एक एग्जाम्पल से, एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल से करते हैं और उसको समझते हैं, ठीक है? चलिए LSD को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक क्वेश्चन है। अब आप बताओ, ये डाटा को देख के बताओ, ये CRD का डाटा है या RCBD का? आप डाटा देख के ही बता सकते हो ये
CRD है। क्यों? क्योंकि इसमें रेप्लिकेशन, इसमें ब्लॉकिंग नहीं है। कोई एक दो क्राइटेरिया पे ये डाटा को क्लासीफाई नहीं किया गया, सिर्फ वो सिर्फ ट्रीटमेंट एक ही क्राइटेरिया पे एक डाटा को क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो ये CRD है। और ऐसे भी समझ सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ रेप्लिकेशन हर एक ट्रीटमेंट का अलग अलग है, तो इससे भी ये CRD है। ठीक है, तो CRD है। तो अब हमने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर आपको LSD कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले एनोवा करना पड़ेगा। तो हम ये जानते हैं कि इस डेटा का हम पहले से पता है ये एनोवा करने के बाद ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। ठीक है, हमें इसका MSE भी पता है, सब कुछ पता है। हमें अभी LSD पार्ट को समझना है, तो हम वो करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसका टोटल निकालोगे तो ए का आता है 34, बी का 91, सी का 124, डी का 73 और ई का 92। इसका मीन निकालोगे तो ए का आएगा 8.5, बी का आएगा 15.17, सी का आएगा 17.17, सॉरी 71 7 क्या आएगा ये 17.71। ठीक है, डी का आएगा 24.33 और ई का आएगा 18.4। ठीक है, सारे का हम लोगों ने मीन निकाल लिया। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे। अब इसका मान लो एनोवा का जो डिटेल्स है वो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, जो कि हम लोगों को एनोवा से मिला है। एनोवा सिग्निफिकेंट है। ठीक है, इसका जो MSE है वो है और 10.658। 10.658 आप जब कैलकुलेट करोगे तो पता चल जाएगा कि MSE इसका यही 10.658 है। दूसरा क्या, बस यही ज़रूरत होता है इसमें। ठीक है, अब समझो कि अब इसमें LSD कैसे लगाएंगे। LSD लगाने के लिए हमने सबसे पहले आपको क्या मान लो क्वेश्चन है एक कि हमें फाइंड आउट, चलो क्वेश्चन से उसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए ट्रीटमेंट और A&D के बीच में सिग्निफिकेंट टेस्ट करो। टेस्ट सिग्निफिकेंस टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटमेंट A&D बाय LSD मेथड। ठीक है, अब हमें एक बात बताओ, इसके लिए हम लोगों ने जो स्टेप पढ़ा था, सबसे पहले क्या पढ़ा था कि हमें इनके बीच का मीन का डिफरेंस लिखना है। तो क्या होगा, इसका मीन क्या है, थोड़ा ऊपर चलते हैं। तो ए का है 8.5 और डी का 24.33। तो ए का है 24.33 माइनस 8 पॉइंट, ऊपर चलो यार, इसको छोटा करो, ऐसे समझ नहीं आ रहा। चलो ए का है 8.5 माइनस 24.33। अगर आप इसको करोगे ना, इसका जो फाइनल वैल्यू आएगा वो आएगा 15.83। हम माइनस हटा दे रहे हैं क्योंकि माइनस में आएगा, वो माइनस हम हटा दे रहे हैं क्योंकि मोड लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या था, LSD कैलकुलेट करना। LSD कैलकुलेट, इसका फॉर्मूला क्या था LSD का, T α/2 एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्योंकि एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो T का वैल्यू होगा α/2 का, वो यहाँ पे मेंशन करना है, और रूट अंडर EMS जो है, और 1/N1 प्लस 1/N2, यही था। अब इस केस में T α/2 यानी कि अगर हम अल्फ़ा 0.05 पे अगर हम टेस्ट करते हैं तो α/2 और एरिया डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर है, मान लो कितना आएगा एरिया डिग्री ऑफ फ्रीडम 20। इसमें एरिया डिग्री ऑफ फ्रीडम 20 है, तो अगर इस पर हम देखें तो इस वैल्यू पर अगर हम देखें तो T α/2 T 0.05/2 और 20 पे जो आएगा वैल्यू वो होगा 2.09। 2.09। ठीक है, तो सारे वैल्यूज़ को पुट करते हैं।
हमारे पास सारे वैल्यूज़ हैं। टी अल्फ़ा बाई 2.09 रूट अंडर 10.658। अब N1 क्या है, मतलब एक दो दो चार चार है N1, 4 4 प्लस N2 क्या है, डी का 3 1/3। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो ये लगभग लगभग सारा अगर आप कैलकुलेट करते हो तो LSD आता है 5.21। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर लो कि 15.83 ज़्यादा है 5.21 से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये ज़्यादा है LSD से। जब अगर ऐसा कंडीशन आता है तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि H0 होता है वो रिजेक्ट हो जाता है, और H0 जब रिजेक्ट होता है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है। जब अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है देयर इज़ सिग्निफिकेंट डिफरेंस प्रेजेंट बिटवीन मीन ऑफ ए एंड डी। ओके, आई होप आपको सब समझ में आ गया। अब आप ये जो है ना, ये तो इसका टेबल आता है, ये जो वैल्यू है ना, कहोगे आप ये कि वैल्यू आपने कहाँ से लाया, सवाल जायज़ है, कहाँ से आया ये वैल्यू। इस वैल्यू का एक टेबल होता है, आप गूगल पे करोगे तो आपको जो अल्फ़ा 0.05/2 यानी कि 0.025 पे जो 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो वैल्यू आएगा ना, वो 2.09 ही आएगा। तो आप इसको देख लेना, उस वैल्यू को यहाँ पुट करना होता है। वो टेबल ऑलरेडी पहले से आपको मिल जाएगा। वो कैसे आप कैलकुलेट हुआ वो एक अलग कहानी है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मेथड है LSD कैलकुलेट करने का। ये तो एक कंपेरिजन हुआ ए और डी के बीच में। ऐसे आप सोचो इसके अंदर कितने कंपेरिजन्स हो सकते हैं। ये तो ए और डी के बीच में पहला कंपेरिजन हुआ। उसी तरह से ए और बी, ए और सी, ए और ई, बी और सी, बी और डी, बी और ई, मल्टीपल कंपेरिजन्स हो सकते हैं। तो इन जनरली LSD को हम लोग इस मल्टीपल कंपेरिजन के लिए यूज नहीं करते। जनरली एक दो कंपेरिजन के लिए यूज कर लो, लेकिन मल्टीपल कंपेरिजन के लिए आप यूज करोगे तो उसमें जो अल्फा लेवल एडजस्टमेंट की जो नीड होती है वो ये फुलफिल नहीं करता, टाइप 1 एरर करता है। तो आई होप आपको LSD कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब हम दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। वो मेथड है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं टकी। ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग समझते हैं टकी मेथड। इसी टकी मेथड को ही हम लोग कहते हैं टकी, टकीज ऑनेस्टली सिग्निफिकेंट टेस्ट। इसको हम लोग कहते हैं टकी, इसको हम लोग टकी ऑनेस्टली सिग्निफिकेंट टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टकीज HST टेस्ट। ठीक है, इसकी इसी का दूसरा नाम है। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि ये वो सारी गलतियां नहीं करता जो LSD करता है। LSD क्या करता है, अल्फा लेवल को एडजस्ट नहीं करता, ये करता है। सो इट इज यूज्ड फॉर ऑल पेयर वाइज कंपेरिजन। ओके, कंट्रोल टाइप 1 एरर, ये टाइप 1 एरर कंट्रोल करता है। ठीक है, अब ये इसमें ये कैसे करता है टाइप 1 एरर कंट्रोल। प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो हम लोग दो से अधिक जो ट्रीटमेंट हैं उनको जब कंपैरिजन कर रहे थे तो हम लोग अकाउंट नहीं करते थे जो अल्फ़ा लेवल एडजस्टमेंट को। लेकिन ये टकी मेथड ये अल्फ़ा लेवल एडजस्टमेंट करता है। ठीक है, कैसे करता है इसको समझते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, पहला सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो मीन है जैसे T1 और T2 ये निकालेंगे इसमें भी। दूसरा T1 और T2 को देखेंगे ये बड़ा या इक्वल टू है यानी W से। अगर ये ऐसा है इसका मतलब है कि T1 एंड T2 सिग्निफिकेंटली
डिफरेंट है। ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं है। अब ये डब्लू क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये डब्लू क्या है, डब्लू का फॉर्मूला होता है, डब्लू निकालने का फॉर्मूला होता है क्यू अल्फ़ा टी एफ रूट अंडर एम एस ई बाई टू 1/n1 प्लस 1/n2। समझे? ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, डब्लू निकालने का। डब्लू जो वैल्यू निकल के आएगा उसको हम लोग कंपेयर करेंगे डिफरेंस ऑफ मीन से दोनों ट्रीटमेंट का। अगर वो ये इससे कम हुआ, डब्लू से डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होगा, नहीं तो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें आप कहोगे कि सर एक बात बताओ, ये और एलएसडी अलग कैसे है, इसमें ऐसा क्या अलग है जो कि एलएसडी से इसको अलग करता है, सवाल होगा आपका। चलिए इसको समझते हैं। इसमें आप ये देखोगे कि यहाँ पर जो एलएसडी में क्या होता था, टी अल्फ़ा और एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग लेते थे, लेकिन इसमें ये नहीं, इसमें है क्यू अल्फ़ा टी एफ, यही अंतर है। समझे, यही अंतर है, यही डिफरेंसेस है। ये जो क्यू अल्फ़ा टी एफ है, इसमें क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन, पहला नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, दूसरा एरर डिग्री फ्रीडम, और तीसरा सिग्निफिकेंस लेवल, जिसको हम लोग अल्फ़ा भी कहते हैं। तो ये तीनों को अकाउंट करके कैलकुलेट करता है क्यू अल्फ़ा। मेरी बात समझे? अब टी अल्फ़ा में क्या था, टी अल्फ़ा में ये उसमें ये ट्रीटमेंट को हम लोग अकाउंट में नहीं लेते थे, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट को। जो जो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ेगा अल्फ़ा लेवल एडजस्टमेंट जरूरी होता है, इसलिए इसमें इसमें जो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट को भी अकाउंट में लेते हैं तो ये एडजस्ट करता है अल्फ़ा लेवल को, इसी को हम लोग कहते हैं क्यू अल्फ़ा। समझे? अब ये क्या है, इसका अपना एक टेबल है, ये टेबल भी आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप उसका पीडीएफ ले लो, मतलब प्रिंट करवा सकते हो या सेव करके रख लो, उससे आप इसको देख सकते हो कि अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब 0.05 लेवल पे ट्रीटमेंट का नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कितना है आपका, और एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। इसके आधार पे आपको ये क्यू की एक वैल्यू मिल जाएगी। ये जो वैल्यू मिलेगी उसको आप यहाँ पुट करो। ठीक है, यहाँ पुट करो और बाद बाकी आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपको आपके पास है ही। एम एस ई है आपके पास, N1 है, N2 है, इस फॉर्मूला में पुट करो, डब्लू आ जाएगा, डब्लू को कंपेयर करो मीन के डिफरेंसेस से, ट्रीटमेंट मीन के डिफरेंसेस से, आप वहाँ से सिग्निफिकेंट डिफरेंस पता कर सकते हो। इसी को हम लोग टकी मेथड भी कहते हैं, और टकी ऑनेस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या करते हैं ना, हम वही एग्जाम्पल को फिर से कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। बार बार मुझे डाटा को
चलिए आ गया, ये काफ़ी मेहनत करने के बाद आया लेकिन आ गया। चलो ये क्वेश्चन है फिर से, इसमें अब अपने अपने को टक्की लगाना है, ठीक है। कैसे लगाएंगे, तो हमें मान लो फिर वही ए और डी के बीच में टकी लगाना है मान लो, तो इसका नल हाइपोथेसिस क्या होगा, म्यू ए इक्वल टू म्यू डी। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, म्यू ए नॉट इक्वल टू म्यू डी। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में ये मतलब हुआ कि ये सिग्निफिकेंट डिफरेंट है, और जो मतलब जो मीन है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंट नहीं है, ये है नल हाइपोथेसिस, और मीन सिग्निफिकेंट डिफरेंट है, ये है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। और अगर आप इसमें से पहला क्या है, वही T1 माइनस T2 निकालना है, तो T1 माइनस T2 तो निकाल रखेंगे अपना, कितना है ये 15.8 थे। दूसरा W निकालना है, W निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, W निकालने के लिए फॉर्मूला है चलिए W निकालने का क्या फॉर्मूला है, Q अल्फ़ा टी एफ रूट अंडर MSE/2 1/N1 प्लस 1/N2, यही है। इसको में सारा वैल्यू पुट कर देते हैं। Q अल्फ़ा का वैल्यू अगर आप जाके टेबल में से देखोगे तो आपको आएगा 4.232, 4.232, और जब आप इसमें सारे वैल्यू को डाल के कैलकुलेट करोगे तो ये आपको आएगा 1.763। N1 पता है, N2 पता है, MSE पता है, सारे वैल्यू को इसमें पुट करो तो वो आता है 1.763, और इसका जो वैल्यू है इसका वैल्यू आता है 4.232। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 7.46, और 7.46 इससे बड़ा है नहीं है, तो 15.83 ज़्यादा है 7.46 से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस प्रेजेंट, ठीक है। तो इसका यही मतलब, तो ऐसे हम लोग टकी टेस्ट को निकालते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको सही से लिख लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। अभी तो काफ़ी चलिए ठीक है, चलिए टकी भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग तीसरा टेस्ट पढ़ेंगे, वो है DMRT। वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये दोनों तो आसान था, समझ में आ ही गया होगा। इसी तरीके से जितने भी कंपेरिजन होंगे वो सारा कर सकते हैं आप, लेकिन इन जनरल ये हम समझने के लिए आपको बता रहे हैं, ये आपको खुद से नहीं करना होता, इसके लिए R सॉफ्टवेयर होता है। आप क्योंकि आपके पास मान लो 50 जीनोटाइप है या 50 ट्रीटमेंट है, तो 50 ट्रीटमेंट को
ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये तो आपको बता रहा हूँ कि इसका मैथमेटिक्स कैसे काम करता है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर होते हैं इसके लिए, वो करते हैं, ठीक है। सारा कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर करता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा टकी भी। चलिए अब थर्ड मेथड को समझते हैं बहुत अच्छे से। वो है DMRT, ठीक है, डंकन मल्टीपल रेंज टेस्ट। डंकन मल्टीपल रेंज टेस्ट के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये भी मल्टीपल कंपैरिजन के लिए ही है, ठीक है, ये वाइडली यूज होता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, टकी और DMRT मेनली यही दोनों यूज होता है। LSD भी यूज होता है लेकिन बहुत कम यूज होता है, उसमें एरर होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जितने भी मीन्स हैं उसको अरेंज कर लेंगे। अरेंज ऑल द ट्रीटमेंट मीन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। दूसरा काम क्या करेंगे हम लोग, दूसरा हम लोग कैलकुलेट करेंगे, नहीं कैलकुलेट नहीं करेंगे, लिखेंगे। क्या लिखेंगे, R अल्फ़ा PF की वैल्यू। आपको ये वैल्यू कहाँ से आएगा, ये इसका भी अपना एक टेबल होता है, ये टेबल से आप ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक है। P कैसे कैलकुलेट करेंगे, F तो पता ही है, अल्फ़ा पता है, P कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, फिर कैसे इसको टेबल में देख के इसको लिखना होता है ये भी बताऊंगा, ठीक है। ये आप करोगे, ठीक है। तीसरा, ये करने के बाद आप RP कैलकुलेट करोगे। क्या कैलकुलेट करोगे, RP क्या होता है, R अल्फ़ा PF, इसका जो वैल्यू आएगा उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे स्टैंडर्ड एरर से, इसको ऐसे लिखो, आप यहाँ पे ले रहे हैं ट्रीटमेंट ना, ट्रीटमेंट का मीन, ये 12 जो होता है मीन दर्शाता है, ठीक है, समझे। तीसरा ये कैलकुलेट करोगे, ये कैलकुलेट करने के बाद हम कंपैरिजन आपको बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। ये 4 स्टेप हैं DMRT को कैलकुलेट करने के लिए। DMRT थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझने में कठिनाई आती है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसानी से बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा। एक बार ध्यान से समझ लेना, इसके बाद आपको किसी भी तरह की कोई मतलब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आप इसको ध्यान से नहीं समझते हो तो फिर कन्फ्यूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब हमको बताओ, ये जो RP है, मैंने आपको बोला कि ये जो वैल्यू है, वही वैल्यू आप टेबल से देख लोगे, ये टेबल से ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो ये वैल्यू का तो चलो पता चल गया कहाँ से मिलेगा, लेकिन ये कैसे निकालेंगे, ये निकालने का जो फॉर्मूला है वो है रूट अंडर MSE अपॉन NH। क्या है, NH, MSE अपॉन NH। MSE भी यहाँ पे पता है अपने पास, NH क्या है भाई, NH जान लेते हैं। NH क्या है, NH कैसे निकालेंगे, NH है समेसन ऑफ I इक्वल टू 1 T 1 डिवाइड बाई NT, ठीक है। इसको ऐसे लिखो, ये फॉर्मूला को समझाता हूँ मैं अच्छे से। कुछ नहीं, इसको ऐसे आप समझ सकते हो। एक सेकेंड, तो यहाँ पे NH क्या है ना, आप इसको ऐसे समझो, ठीक है। इसका फर्स्ट कंडीशन ये है, NH निकालने, जैसे NH है ना, पहला पहला मान लो कि अगर इफ़ नंबर ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ ईच ट्रीटमेंट
इज़ डिफरेंट। इस केस में NH कैसे निकलेगा? इस केस में NH निकालने का तरीका है कि जितना नंबर ऑफ ट्रीटमेंट T है ऊपर लिखो और यहाँ पर 1/N1 प्लस 1/N2 ऐसे करते जाओ, जितना N है उसको जोड़ो और ऊपर ऊपर नंबर ऑफ ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो ऐसे समझो कि मान लो कि 3 नंबर ऑफ ट्रीटमेंट 3 है, तो वहाँ पे यहाँ ऊपर 3 लिखोगे और हर एक ट्रीटमेंट का जो रेप्लिकेशन है वो नीचे लिखोगे। इसको N से नहीं R से डिनोट करते हैं, ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा। R1 R2 RN, ठीक है, जो भी जितना भी हुआ। तो यहाँ पर जो T है वो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट है, N1 है वो है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट, नंबर ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट ट्रीटमेंट। फर्स्ट ट्रीटमेंट, ठीक है, ओके। इसको यहाँ पर T कर दो, T ट्रीटमेंट, ओके ओके ओके। चलिए इसको ऊपर आगे बढ़ाते हैं, इसको अच्छे से लिखो। नंबर ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ ईच ट्रीटमेंट, ओके। चलो ठीक। दूसरा केस है इफ नंबर ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ ईच ट्रीटमेंट इज सेम। तो हर एक ट्रीटमेंट का नंबर ऑफ रेप्लिकेशन अगर सेम है तो फिर हम क्या करेंगे, NH जो होता है वो बराबर हो जाता है नंबर ऑफ रेप्लिकेशन। सिंपली इसी में पुट करके देख लो। जैसे NH है तो मान लो 3 है, 3 ट्रीटमेंट है, हर एक ट्रीटमेंट का 4 रेप्लिकेशन है, क्या आएगा 3/4। समझ में आया? तो फॉर्मूला यही है, इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि SE स्टैंडर्ड एरर ऑफ ट्रीटमेंट कैसे निकालना है। ओके, अगर आपके पास स्टैंडर्ड एरर आ गया तो फिर RP भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 प्रोसीजर से हम लोग DMRT को समझते हैं। तो अब चलिए क्वेश्चन करके हम लोग इसको और क्लियर करते हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई होंगी, मैं जानता हूँ, लेकिन क्वेश्चन से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन है अभी उसी को हम लोग फिर से उसी का हम लोग DMRT करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया है, ये जो A का जो मीन है वो क्या है, A का जो मीन है वो क्या है 8.5, B का जो मीन है वो क्या है 15.17, C का जो मीन है वो क्या है 17.71, D का मीन क्या है 24.33 और E का मीन क्या है 18.4, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना था, पहला स्टेप क्या था, इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओगे तो सबसे बड़ा D है, तो यहाँ लिखो D, फिर E, D बार, फिर E बार, फिर आएगा C बार, फिर आएगा B बार, फिर आएगा A बार ना। चलो ये है ट्रीटमेंट, इसका मीन क्या है D का 24 पॉइंट, तो अलग पेन से लिख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर रहेगा। 24.33, ई का क्या है 18.4, सी का 17.71,
7.1, बी का 15.71 और ए का 8.5। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए। अब पहला रूल तो चलो फॉलो कर लिए कि हम लोगों ने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया। अब दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है हमें, चलिए थोड़ा इसको देखते हैं कि दूसरा रूल क्या है। ये देखो, उसको छोटा करो पहले। आर अल्फ़ा पी वी जो वैल्यू है वो निकालना ना, यही है ना। तो आर अल्फ़ा पी एफ का जो वैल्यू है ये निकालना। ये आप अगर टेबल से देखोगे तो वो है 5% पे। पहले तो पी समझते हैं, पी क्या है, बहुत ज़रूरी है समझना कि पी क्या है। पी क्या है, यहाँ पे पी डालो तो पी है मतलब जैसे ये 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करो 5 4 3 2, ठीक है, ये पी। और 5 अब यहाँ पर क्या है, क्या निकालना है, आर 3 2 आर अल्फ़ा पी एफ, यानी कि पी पे अल्फ़ा यानी 0.05 है, 5% पे पी पे, और एरिया डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आर क्या होगा। तो अगर आप जब टेबल से देखोगे ना तो आपको वो ऐसा दिखेगा, वो आपको ये वैल्यू मिलेगा। मैं सारा वैल्यू जो हमारे पास है वो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ, वो आप जब टेबल से देखोगे तो एग्जैक्टली यही होगा, यही वैल्यू आपको वहाँ पे मिलेगा। ताकि मैं इस वीडियो की लेंथ को लंबा नहीं बनाना चाहता, मैं हर एक चीज़ आपको दिखा भी नहीं सकता यहाँ पे, वो आप खुद से चेक कर लेना इसको, ठीक है। 4 पॉइंट ओ सॉरी 3.255 3.190 3.097 2.950, ठीक है ये। अब इसमें हमें क्या निकालना है, अब अगला स्टेप क्या था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आरपी निकालने के लिए ना। आरपी निकालने के लिए क्या करना है, आर अल्फ़ा पी एफ और एस ई को मल्टीप्लाई करना है। अब ये एस ई जो निकाल के मैंने, ये अगर आप इस फॉर्मूला में अगर आप डाल के देखोगे तो एस ई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा इस केस में 1.526, ठीक है। ये कैसे आएगा, एमएससी जो है उसको डिवाइड कर दो, इस तरीके से आप उसको कैलकुलेट करो एनएच को, फिर इससे डिवाइड करो तो आपके पास ये वैल्यू आएगा। इस वैल्यू को यानी कि यहाँ पे आरपी निकालने के लिए 1.526 को मल्टीप्लाई करना है आर अल्फ़ा जो यहाँ निकला हुआ है, इससे इससे सबको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगा वहाँ वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू को, क्योंकि इसको ध्यान से समझना है यार, डीएमआरटी समझना थोड़ा टिपिकल टास्क है, समझ में आसानी से आता नहीं है ये, ठीक है। 4.967 4.868 4.726 4.502, मतलब इस वैल्यू को आप अगर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा ये वैल्यू, यही इस फॉर्मूला में लिखा हुआ है, ठीक है। अब फाइनल ये हमने निकाल लिया। इसके बाद हम, अब ये वैल्यू कहाँ से आया मैंने आपको बता दिया, स्टैंडर्ड एरर कहाँ से आया उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। अब क्या है कि मुझे डिफरेंस निकालने हैं, किसके किसके बीच का डिफरेंस ये होगा, ये होगा जो ट्रीटमेंट मीन है, ये ट्रीटमेंट का जो मीन है, ट्रीटमेंट मीन है, इसको मान लो फर्स्ट सेकेंड थर्ड
फोर्थ, फिफ्थ। तो ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट को माइनस करेंगे फिफ्थ से, तो जो वैल्यू निकल के आएगा वही होगा डिफरेंस। ठीक है, चलो इसको फर्स्ट को यानी कि इसको इसको इस वैल्यू से माइनस करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगा वो मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ। ओके, चलो अब मैं इसको फिर से एक बार समझाता हूँ, थोड़ा चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। ठीक है, चलो डीएमआरटी अगर हमें निकालना है तो डीएमआरटी के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, जितने भी हमारे पास ट्रीटमेंट है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब ज़्यादा से कम के ऑर्डर में हमें उसे सजा लेना है। ठीक है, उसे हमें अरेंज कर लेना है। उसके बाद हमें निकालना है आर अल्फ़ा। आर अल्फ़ा किस पे, पी वैल्यू पे और एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। ये निकालने के लिए हमारे पास एक टेबल होता है, वो टेबल आपको डीएमआरटी का मिल जाएगा। उस पर आप पी वैल्यू, जैसे मान लो पी वैल्यू कैसे होगा, अगर मान लीजिए आपके पास 100 ट्रीटमेंट है तो 100 से लेकर 99 तक आपके पास पी वैल्यू होगा। अगर 10 है तो 10 से लेकर 9 तक। ठीक है, आप उस अरेंज करोगे 10 से लेकर 9 तक आपके पास पी वैल्यू होगा। उसके करस्पॉन्डिंग जो आर अल्फ़ा वैल्यू है वो हमने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको लिख लिया। ठीक है, इसके बाद आर अल्फ़ा निकाल लिए टेबल से, लिख लिए। अब उसके बाद आरपी निकालना होता है। आरपी निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होता है स्टैंडर्ड एरर। एरर निकालने का फॉर्मूला ये है, एमएसई हमारे पास पता है, एनएच हम निकाल लेंगे अपने एक्सपेरिमेंट के कंडीशन से। इस कंडीशन में जो हमारे पास क्वेश्चन थे उसमें 1.526 स्टैंडर्ड एरर आया है। अब इस स्टैंडर्ड एरर को, ये जो आर अल्फ़ा जो वैल्यू आया है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू ये आ गया। सब में हम ऐसे करके लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो आरपी निकला और जो ट्रीटमेंट मीन है, ये जो ट्रीटमेंट मीन है और ये जो आरपी निकला है इसको माइनस करेंगे। ट्रीटमेंट मीन जो है और जो आरपी निकला है उस सॉरी यहाँ पर गलती ये हो गई है, गलती ये हो गई है कि मैंने इसको यहाँ से कर दिया। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, इसको नोमेनक्लेचर मैंने गलत कर दिया था। अब देखो ये फर्स्ट होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब समझो ये जो ट्रीटमेंट मीन है, इस ट्रीटमेंट मीन का फोर्थ, यहाँ पे जो फोर्थ होगा ये फोर्थ है, ये फोर्थ। ठीक है, ये फोर्थ, यानी कि फर्स्ट वाले को फोर्थ वाले से माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको हम लोगों ने यहाँ लिख लिया। ठीक है, चलो ये तो प्रोसीजर हो गया जो निकालने का हर एक चीज़। अब इससे एनालिसिस कैसे करेंगे, इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे कि भाई डी ई आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं, डी सी आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं, डी बी आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं, या ई ए आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं। इसको निकालने का क्या तरीका, इस चीज़ को समझने का क्या तरीका है। ठीक है, ये चीज़ तो प्रोटोकॉल है, ये जो प्रोसीजर है ये तो आपको समझाने का है, ये तो कैलकुलेशन पार्ट है। ठीक है, ये तो कंप्यूटर भी कर देगा, लेकिन अब जो समझने की चीज़ है वो समझिए। अब क्या है ना, जो ये अपने पास जो ये डिफरेंसेज आया 19.33, ये सबसे ज़्यादा, देखिए इन सब में से सबसे बड़ा है। इससे कम जो भी वैल्यू मीन की है वो सब इस, मान लो ये आप ये देखो 19.33 जो है वो कहाँ पे लाई करेगा, किन के बीच में लाई करेगा, ये 18.4 और 24.33 के बीच में लाई करेगा। तो आप इसमें ऐसे करके एक बार क्रिएट कर लो, ऐसे करके एक बार क्रिएट कर लो। ठीक है, ठीक है, और यहाँ लिख दो ए। ओके, अब देखो दूसरा, आप दूसरे देखो 13.532। अभी 13.532 कहाँ आ रहा है, ये तो यहाँ भी यहाँ लाई करेगा, 17 और 18 के बीच में लाई करेगा, नहीं लाई करेगा। 15 और 17 के बीच में लाई करेगा, नहीं लाई करेगा। 8 और 15 के बीच में लाई करेगा, यस 8 और 15 के बीच में लाई करेगा। तो जहाँ से ये लाई कर रहा है ना, उससे यहाँ से फिर से एक डंडा निकालो और यहाँ तक लाई कर रहा है, यहाँ तक खींच दो, यानी कि आएगा बी, और जो बचा हुआ वो हो गया सी। इसी को बोलते हैं लाइन एनोटेशन। लाइन एनोटेशन करना बहुत ज़रूरी है। 2 में ही खत्म हो गया, किसी में अगर ज़्यादा होगा तो 3 में खत्म होगा, किसी में 4 में खत्म होगा, तो वो तो चलो ये प्रोसीजर है, कि इसी तरीके से आपको ये लाइन एनोटेशन करना है। ठीक है, ठीक है, आप ये लाइन एनोटेशन कैसे करते हैं मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ। आप समझो 19.33 है, 19.33 कहाँ आ रहा है, 18 और 24 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ तक लाइन, शुरू से लेकर यहाँ तक लाइन हम खींच देंगे,
अब सेकेंड स्टार्ट कहाँ से होगा, ई से। 13.5 कहाँ पर लाई कर रहा है, ए और बी के बीच में, तो ई से लेकर ए और बी के बीच में एक डंडा डालेंगे ऐसे, और उसको लिखेंगे बी, और इसको जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे सी। अगर आगे भी कुछ होता तो फिर 12 से उसको कंपेयर करके करते हैं, ठीक है। को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे कि ये करने के बाद, लाइन एनोटेशन करने के बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि अगर अपने पास ए बार है, डी बार है, ई बार है, सी बार है, बी बार है, ए बार। अब आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि ए के ऊपर क्या आएगा, स्मॉल ए, बी के ऊपर ई के ऊपर क्या आएगा, स्मॉल बी, सी के ऊपर क्या आएगा, स्मॉल बी, बी के ऊपर क्या आएगा, स्मॉल बी, और ए के ऊपर क्या आएगा, स्मॉल सी। अब इसका एक रूल होता है, समझो। रूल क्या है, एनी टू मीन्स हैविंग a common alphabet, common letter are not significant different। मतलब समझे कि जो दो मीन, जिस दो जीनोटाइप के मीन के बीच में लेटर कॉमन है वो आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है, जिनके बीच में लेटर कॉमन नहीं है वो आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। तो आप इसमें से देख के बताओ तो किस किस बीच में लेटर कॉमन है, ई, सी और बी, इन तीनों के बीच में लेटर कॉमन है, एक ही लेटर है बी बी बी, तो आपस में नॉन सिग्निफिकेंट है। लेकिन डी ई के बीच में लेटर कॉमन नहीं है तो आपस में सिग्निफिकेंट है। डी सी के बीच में लेटर कॉमन नहीं है तो ये आपस में सिग्निफिकेंट है। डी बी के बीच में लेटर कॉमन नहीं है तो ये आपस में सिग्निफिकेंट है। और डी ए के बीच में भी लेटर कॉमन नहीं है तो ये भी आपस में सिग्निफिकेंट है। उसी तरह ई सी के बीच में ई ए के बीच में लेटर कॉमन नहीं है तो ये भी आपस में सिग्निफिकेंट है। इसी तरीके से सिग्निफिकेंस हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया, चलिए मैं इसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी होगी। ऐसे समझो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो ए क्या है, ए ई सी बी ए सबसे डिफरेंट है तो इसे लिख सकते हैं ए इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ई सी बी दीज थ्री आर नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, डिफरेंट भी लिख लो, ठीक है। वहीं अगर आप बात करो कि ए इज ऑल्सो, ए जो है वो भी इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, तो लिख ही रखा था कोई ने, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल। तो ये इसका कंक्लूजन हुआ, ठीक है। डीएमआरटी के थ्रू हम लोग ऐसे पता करते हैं। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बताया कि कैसे ये वर्क करता है एक्चुअली, लेकिन ये चीज़ें हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, ये सॉफ्टवेयर खुद कैलकुलेट करके दे देता है। लेकिन जब आप जब सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट करते हो तो उसके पीछे क्या बैकग्राउंड में क्या चलता है, क्या मैथमेटिक्स काम करती है, ये हमें मालूम होना चाहिए। इसके लिए हम लोग ये समझते हैं, ठीक है। अब आप समझो, यहाँ पे देखो, आप क्लियरली देख पा रहे होगे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ए का जो है, ए का मीन, जो डी का जो है वो मीन सबसे ज्यादा है, डी का जो मीन है सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर ई का है, फिर सी का है, फिर बी का है, फिर ए का है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका कंक्लूजन यही होगा, समझो। आपको अच्छे से सब समझ में आ रहा होगा तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डी सबसे बड़ा है, ठीक है, फिर ई है, फिर सी है, बी, लेकिन ये तीनों आपस में ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। ई सी बी एट पार है, दोनों तीनों एक जैसा ही है। और ए का जो परफॉर्मेंस है सबसे पुअर है,
वर्स्ट परफॉर्मर है। ऑल्दो ये सारे से डिफरेंट है, लेकिन वर्स्ट परफॉर्म डिफरेंट मतलब क्या हुआ, डिफरेंट तो है लेकिन किसमें, गलतियां करने में, वर्स्ट परफॉर्मेंस करने में डिफरेंट है। पता नहीं कि ये अलग ही लेवल का बंदा था, लेकिन कैसा बंदा था ये, वो ए जैसा बंदा था। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ए जो है वो सबसे घटिया परफॉर्मेंस किया लेकिन अलग किया, वही है। ये सबसे डिफरेंट तो है लेकिन पुअर परफॉर्मेंस है इसका, ठीक है, अमंग ऑल, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे, ये कंक्लूजन वाला पार्ट हो गया। तो आपको, आप जब एनोवा करते हो, आप जब रिसर्च करते हो, तो आप यही जानना चाहते हो ना कि भाई कोई भी जीनोटाइप का यील्ड, किसका जीनोटाइप का यील्ड ज़्यादा है, किन किन जीनोटाइप का यील्ड आपस में लगभग लगभग सेम है। तो आपको इससे पता चलेगा कि आप सबसे पहले डिजाइन में एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले क्या करो। अब आपको मैं समझाता हूँ कि रियल में रिसर्च होता कैसे है। मान लो आप, अब आपको मैं आपको एक बेसिक रिसर्च कैसे वर्क करता हुआ मैं समझाता हूँ। मान लो आपके पास 50 जीनोटाइप है, कौन सा क्रॉप लोगे, चलो काफ़ी पॉपुलर क्रॉप है एक मखाना, उसका डिस्कशन करते हैं। मखाना के बारे में आप सब मखाना खाते हैं, लेकिन आप मखाना के बारे में जानते बहुत कम होंगे इसके बारे में। लेकिन मान लो इसके 50 डिफरेंट जर्म प्लाज्म हैं, इसका हमें यील्ड का ट्रायल लगाना, यील्ड ट्रायल करना है। हमने क्या किया इसका यील्ड ट्रायल में, इसका सबसे पहले कोई एक डिजाइन ले लो, ऑगमेंटेड डिजाइन ले लेते हैं। ऑगमेंटेड डिजाइन में हमने इसका ट्रायल लगाया। ऑगमेंटेड डिजाइन में ट्रायल लगाने के बाद ऑगमेंटेड ले लो, RCBD ले लो, क्योंकि RCBD 50 में लगेगा नहीं, ठीक है। तो ऑगमेंटेड डिजाइन ले लेते हैं, ठीक है, समझाने के लिए। ऑगमेंटेड डिजाइन भी आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। और इसका हमने एनोवा किया। एनोवा करने के बाद हमें ये पता चला भाई साहब कि ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, ये 50 जीनोटाइप आपस में, ठीक है। अब सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, उसके बाद हमने इसका DMRT या टकी, तीनों दोनों में से कोई एक किया, ठीक है। DMRT करने के बाद हमें ये यहाँ से ये पता चल जाएगा ये आउट ऑफ 50 जीनोटाइप इनमें बेस्ट परफॉर्मर कौन है। आउट ऑफ 50 जीनोटाइप, इससे क्या पता चलेगा हमें, बेस्ट परफॉर्मर, वर्स्ट परफॉर्मर। एक्चुअली इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये रैंक कर देगा। मान लो 50 है ना, तो बेस्ट से वर्स्ट के बीच में रैंक कर देगा, ठीक है। तो ये रैंकिंग हमें पता चल जाएगा कि भाई सबसे बेहतर क्या, उसके बाद कौन बेहतर, उसके बाद कौन बेहतर, उसके बाद कौन बेहतर। तो ये पूरा एक डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें वैरायटी की लिस्ट मिल जाएगी कि भाई सबसे बेहतर ये परफॉर्म किया, फिर ये, या ये भी हमें पता सकता है कि चलो 50 में से 10 वैरायटी ऐसी है जो एक जैसी इक्वल परफॉर्मेंस दी, ये भी पता चल सकता है। फिर पता चला 5 ऐसी वैरायटी है जो मिडिल में थी और वो भी इक्वल परफॉर्मेंस दी। एक यहाँ ऊपर में हायर परफॉर्मिंग में भी 5-7 वैरायटी अच्छी परफॉर्म की, लोअर परफॉर्मिंग में भी 5-7 वैरायटी एक जैसी परफॉर्म की। तो ये सब आपको DMRT से पता चल सकता है, जो मैंने आपको बताया कि कैसे पता चलेगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इससे आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से रिसर्च करते हैं और एनोवा के बाद फिर पोस्ट हॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको हम कैसे लगाते हैं। मैंने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में इसको समझाया है। सो इसको अगर आप, खैर काफ़ी कॉम्प्लेक्स DMRT का जो कैलकुलेशन है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप इसको आराम से धीरे से एक मतलब आराम से आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे। और मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ, एक बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, R रंगास्वामी। इस टेक्स्ट बुक को आप रेफर कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा टेक्स्ट बुक है किसी भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए समझने के लिए। जितने भी यू कैन से कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है उसमें आपको काफ़ी डिटेल में दे रखा है। तो मैं उसी को रेफ़र करूँगा आपको कि उसको आप अच्छे से पढ़ें। और ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और अच्छे से आपको वो बुक समझ में आएगा, ठीक है। चलिए यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।